हेलो एवरीवन। तो इसके पहले मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई थी, जैसे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स, और वो सब मैं एक ट्रिक से कैसे याद रखना है, मतलब बहुत ही छोटा ट्रिक हो सकता है या फिर बहुत ही छोटा नेमोनिक हो सकता है, उससे कैसे याद रखना है मैं वो बताई थी। और वो सारे वीडियोज़ में मुझे अच्छे खासे रेस्पॉन्स मिले, लोगों को अच्छा लगा। इसकी वजह से मैं सोची कि मैं एक DPSP के ऊपर भी वीडियो बना देती हूँ, ताकि ट्रिक से, मतलब ट्रिक नहीं, नेमोनिक से हम इसको बहुत ही जल्दी याद कर सकते हैं। ट्रिक याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ट्रिक में भी ट्रिक को ही अलग से याद रखना होता है। लेकिन नेमोनिक मतलब आपको नंबर दिखेगा तो तुरंत ही आर्टिकल पता हो जाएगा कि उससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियोज़ बहुत ही जल्द जल्द मिलने लगे। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता देती हूँ कि DPSP के जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल नंबर 36 से शुरू होकर 51 तक है। आर्टिकल नंबर 36 और 37 इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 12 और 13 जो है फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, और आर्टिकल नंबर 12 में हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं। सेम चीज़ हम आर्टिकल नंबर 36 में भी पढ़ते हैं जब DPSP की शुरुआत होता है, और उसके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है तो 36 में हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं। इसलिए मैंने इधर लिख भी दिया है कि सेम एज पार्ट 3। नेक्स्ट हम जब 37 आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि DPSP कैसा है। DPSP एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन में मूलभूत है, मतलब जो गवर्नेंस है उसमें फंडामेंटल है। आर्टिकल नंबर 36 और 37 जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और इसको हमको अलग से नेमोनिक से याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि ये पहले तो स्टेट को डिफाइन करेगा और दूसरे में हम DPSP को डिफाइन करेंगे कि DPSP का नेचर क्या है। नेक्स्ट जो है 38 आर्टिकल, इसको हम एक नेमोनिक से याद करते हैं। मेरा नेमोनिक बहुत ही घटिया होता है, लेकिन मुझे याद रहता है, आप लोगों को भी शायद याद रहेगा। तो 38, 3 और 8, 3 और 8 के डिफरेंस होता है 5, और 5 हमारी उंगलियां होते हैं, और 5 उंगलियां हमारा इनक्वल होता है। साड़ी के साइज़ तो एक जैसा नहीं होता है। तो जो इनक्वालिटी है उसकी बात हो रहा है, तो इनक्वालिटी हम नहीं चाहते हैं कहीं पर भी। हम चाहते हैं कि इनक्वालिटी बिल्कुल भी ना हो, और इनक्वालिटी को हम रिड्यूस कर दे, घटा दे। तो 38 में बताता है कि हमको कैसे सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है जस्टिस के थ्रू, और इनक्वालिटी को कैसे घटाना है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल नंबर 39, और आर्टिकल नंबर 39 में 39A से लेके 39F तक आर्टिकल्स है। तो इसको याद रखना बहुत ही ईजी है, एकदम A से लेके F तक लेटर से ही याद हो जाएगा। तो 39A फॉर आजीविका, और आजीविका मतलब लाइवलीहुड। तो हम चाहते हैं कि सबको एडिक्वेट लाइवलीहुड मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 39B फॉर वितरण। तो हम वितरण क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज को वितरण करेंगे, जो कॉमन गुड है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 39C से हम पढ़ेंगे सेंटर माने केंद्रीकरण। केंद्रीकरण हम क्या नहीं करना चाहते, हम धन को केंद्रीकरण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रिच और भी रिच होते जाए और पोर और भी पोर होते जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करेंगे। उसके बाद है 39D। अभी D जो है ये B के मिरर इमेज है, और B माने बॉयज़, तो बॉयज़ के मिरर इमेज मतलब बॉयज़ के ऑपोजिट क्या होता है, गर्ल्स। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स जो इक्वल वर्क कर रहे हैं, इन दोनों को इक्वल पे भी मिलना चाहिए। तो वही हम 39D में बात कर रहे हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। नेक्स्ट है हमारा 39E। तो सोचिए, जब बच्चे जब यंग होते हैं तो उनके जब दांत निकलना शुरू होता है तो उनके दांत बहुत घिसते हैं, मतलब वो लोग दांत घिसते हैं बहुत जगहों पे, क्योंकि उनको एक इरिटेशन होता है जब दांत निकलना शुरू होता है। तो वो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो करते क्या, मुंह खोलो, तो वो लोग क्या करते हैं, ई ऐसे करते हैं। तो 39E जो है हेल्थ से रिलेटेड होगा। जो चिल्ड्रंस जो होता है उनके जो टेंडर एज में उनको जो हेल्थ का ज़रूरत होता है, या फिर जो वर्कर्स के हेल्थ का ज़रूरत होता है, वो 39E के अंदर होगा। नेक्स्ट होगा 39F। ई के बाद एफ भी हेल्थ से रिलेटेड होगा। तो हमें इन टोटल याद रखना है ई और एफ दोनों ही हेल्थ से रिलेटेड होगा। ई जो है वो चिल्ड्रंस के टेंडर एज का हेल्थ या फिर वर्कर्स के हेल्थ के ऊपर बात करता है, और 39F जो है वो चिल्ड्रंस के जो हेल्दी डेवलपमेंट है या फिर जो उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है उसके ऊपर बात करता है। 39A से लेकर 39F तक हमने सारे पढ़ लिए। अभी नेक्स्ट हम 39 कैपिटल ए पढ़ेंगे। अभी ये कैपिटल ए का मतलब होता है अमेंडमेंट के द्वारा जो नया आर्टिकल हमको दिया गया। तो ये 39A बताता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसके पहले भी हमने जो 39 स्मॉल ए से लेकर 39 स्मॉल एफ तक हम पढ़े थे, वो सब कुछ इक्वालिटी का ही बात कर रहा था, चाहे कोई भी सेक्टर पे वो इक्वालिटी का ही बात कर रहा था। अभी ये 39 जो अमेंडमेंट के थ्रू कैपिटल ए आया है, ये भी इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड का ही बात कर रहा है। इसको हम याद रखेंगे ऐसे कि इक्वल जस्टिस ए से हम याद रखेंगे अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 40। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विलेज पंचायत से रिलेटेड है।
अभी 40, 40 माने 40, और 40 से हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि चालू या फिर चलाक। चलाक लोगों को ही हम विलेज पंचायत के हेड मतलब पंचायत प्रधान बनाते हैं, नहीं तो वो ऑर्गेनाइज कैसे कर पाएंगे अगर वो चालाक नहीं होंगे तो। या फिर दूसरा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 40 से चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, माता रानी की चालीसा हो गई, ये सारा कुछ ज़्यादातर गांव में होते हैं, शहर पे नहीं होता है। और गांव पे क्या होता है, गांव पे हमारा पंचायत होता है, तो 40 से हम ऐसे याद रखेंगे विलेज पंचायत। फिर नेक्स्ट हमारा होगा 41, 40 के तुरंत बाद ही तो विलेज पंचायत अगर हो रहा है तो विलेज पंचायत में नॉर्मल प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। नॉर्मल प्रॉब्लम्स क्या है उनके लिए, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उनको पब्लिक असिस्टेंस ठीक से नहीं मिल रहा है, या फिर उनको वर्क नहीं मिल रहा है। गांव में काम का बहुत ज़रूरत होता है, गांव में काम ज़्यादा नहीं मिलता है, इसीलिए लोग शहर पे मूव कर जाते हैं। लेकिन गांव पे भी काम को बढ़ाना पड़ेगा, राइट उनको चाहिए ना वो वर्क के लिए, तो वही सब 41 कवर करता है। हम अगर 40 याद रख सकते हैं तो उसके बाद वाले आर्टिकल्स आप 40 से रिलेट करके भी याद कर पाएंगे। तो 41 हमारा हो गया राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। फिर 42, अभी वर्क उनको मिल रहा है, लेकिन वर्क में जो है वो इनह्यूमन कंडीशन में वो लोग काम कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो रहा है। या फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती है लेकिन उनको फिर भी इनह्यूमन कंडीशन पे काम करना होता है, मैटरनिटी रिलीफ उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे ही कंडीशन पे ह्यूमन वर्क और मैटरनिटी रिलीफ के लिए उनको एक स्पेशल जो है प्रोविज़न या फिर हेल्प दिया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 42 के अंदर होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 43, अभी वर्क मिल रहा है, ह्यूमन कंडीशन में भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क कहाँ करेंगे, कोई इंडस्ट्री होना चाहिए। और विलेज में कैसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होते हैं। तो 43 से हम याद रखेंगे कॉटेज इंडस्ट्री। तो 40 से हम याद रखें पंचायत, 41 में हम राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, 42 में ह्यूमन वर्क, मैटरनिटी रिलीफ। अभी 43 मतलब अभी इतना दिन वर्क किए, काम किए, तो पैसा आया, पैसा आया तो वो लोगों को चाहिए डिसेंट लाइफ और लेज़र। और लेज़र कहाँ, वो लोग आजकल कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेजेस में हम लोग जो है लग्जरियस टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसी से याद रख सकते हैं कि वर्क करने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, और विलेज में इंडस्ट्री मतलब कॉटेज इंडस्ट्री, और वहीं पर हमको एक लेज़र लाइफ और डिसेंट लाइफ और लिविंग वेज हमको चाहिए, तो ये सब कुछ आएगा अंडर 43। नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे 43A और फिर 43B। ये दोनों भी अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो 43A जो है, अभी वर्कर्स को हम कॉटेजेस इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, तो उनके जो पार्टिसिपेशन हो रहा है उसको मैनेज भी करना पड़ेगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, और उनको मैनेज करने का जो प्रक्रिया है वो वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो है वो 43A के अंदर होता है। 43B, अभी सोचिए वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा वर्कर्स अगर एक साथ मिल रहे हैं तो वो लोग एक कोऑपरेटिव्स बना लेंगे, अपने लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, तो उसी को प्रमोट करने के लिए 43B जो है हमारा काम आएगा। तो 43A के अंदर आया हमारा वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, और 43B के अंदर हमारा आया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो वही वर्कर्स 2 से ज़्यादा वर्कर्स मिलके अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 44। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। जो सिटीजन्स जो है वो समान नागरिक संहिता होना चाहिए। तो इसमें क्या बताता है, देखो 4 और 4 दोनों इक्वल है, 4 इक्वल टू 4, 4 4 समान है, और समान मतलब यूनिफॉर्मिटी है, तो इसे याद रखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट है 45, अभी ये 4 और 5, 4 और 5 किसके एग्जैक्ट पीछे आता है, 6 के एग्जैक्ट पीछे 4 और 5 आता है, 4 5 फिर 6 आता है, तो 4 5 जो है एग्जैक्ट 6 के पीछे आता है। तो 6 से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देंगे, ये 45 के थ्रू हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 46, अभी 4 5 में हमने 6 से नीचे वाले बच्चे को अर्ली एजुकेशन केयर और चाइल्डहुड केयर हमने उनको दिया। अभी 46 उन लोगों ने 6 जो है वो टच कर लिया, तो हमने बोला कि 6 के नीचे वाले बच्चे को हम एजुकेशन केयर देंगे। अभी 6 टच कर गया, तो एज रिलीफ हम किनको देते हैं, कहीं भी तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो पता चलेगा कि एज रिलैक्सेशन जो हमारा माइनॉरिटी सेक्शंस है या फिर जो SC STs है उनको हम एज रिलैक्सेशन देते हैं कई सालों तक। तो 4 5 अगर मतलब 45 4 5 अगर 6 साल के नीचे वाले बच्चे को एजुकेशन केयर का बात करेगा, तो 4 6 मतलब 6 उन्होंने टच कर लिया, तो वो SC ST और वीकर सेक्शन को प्रमोट करने का बात करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 47, मतलब 4 7, 4 से लिखेंगे चारों तरफ और 7 माने स्वस्थ, तो चारों तरफ स्वस्थ के बाद हम करेंगे, तो स्वस्थ मतलब हेल्थ, तो हम इसमें पब्लिक हेल्थ का बात कर रहे हैं। तो 4 7 से हम ऐसे याद रखेंगे, चारों तरफ जो स्वास्थ्य जो है उसको हम बढ़ाएंगे, मतलब पब्लिक हेल्थ का बात करेंगे हम, जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है उसको बढ़ाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, और जो इंटॉक्सिकेंट्स है उसको हम बैन करेंगे। नेक्स्ट है 48 8 8 से हम याद रखेंगे आटा,
तो 4 8, तो चारों तरफ आटा। आटा कहाँ से आता है? गेहूँ से आता है। तो गेहूँ क्या है? गेहूँ हमारा एग्रीकल्चर का सामान है, तो इसमें हम एग्रीकल्चर का बात कर रहे हैं। 48 में हम ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और जो स्लॉटरिंग है उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं काऊ को, या फिर दूसरे जो मिल्च या कैटल एनिमल्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। तो 4 8 ऐसे याद रखेंगे कि चारों तरफ आटा माने गेहूँ, मतलब एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हो गया। अभी नेक्स्ट जो है 48A, तो ये भी तो अमेंडमेंट के थ्रू आया है 48 के अंदर। अभी सिर्फ एग्रीकल्चर से क्या होगा? हमको फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ काऊ या फिर मिल्च एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके क्या होगा? हमको वाइल्ड लाइफ का भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 48A जो है ये फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, इसको प्रोटेक्ट करने का बात करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 49। अभी 49 4 9 से हम याद रखेंगे चर्न, CHURN, चर्न। चर्न हमको पता है, चर्न मतलब होता है मंथन। हम मंथन किसका किए थे? अमृत का। और हमारे देश का अमृत क्या है? हमारा मॉन्यूमेंट्स, हमारा नेशनल जो हेरिटेज है, ये सारे हमारे अमृत है। तो इस अमृत को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो 4 9 से चर्न, चर्न मतलब हम मंथन होता है, मंथन हम किए थे अमृत का, और हम करेंगे अमृत का प्रोटेक्शन, मतलब हमारे मॉन्यूमेंट्स का, हमारे नेशनल हेरिटेज का प्रोटेक्शन करेंगे 49 के थ्रू। लास्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 50 और 51। तो 50 याद रखना बहुत ईजी है। 50 में हम क्या करते हैं? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो 50-50 करते हैं, मतलब ऐसे होता है ना, 100% अगर होगा तो 50-50 मैंने हाफ कर देते हैं, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देते हैं, तो 50-50 में भाग कर देते हैं, 50-50 कर देते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और लास्ट जो है हमारा 51, 51 रुपये हम कहाँ देते हैं? शगुन पे देते हैं। आप किसी के घर गए और उधर आप खाली हाथ चले गए, कुछ भी आप नहीं दिए, तो जो जिनके घर गए हैं वो थोड़ा गुस्सा होंगे आपके ऊपर, पीस चला जाएगा आपके, मतलब आपके और उनके बीच का पीस जो है वो चला जाएगा, रेस्पेक्ट चला जाएगा, है ना। तो उस पीस को रखने के लिए आपको शगुन देना पड़ेगा 51 रुपये का। तो वो इसी 51 से हम याद रखेंगे कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस, रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड आर्बिट्रेशन, इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा ख़त्म हुआ DPSP। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और दूसरा कोई टॉपिक आपको जानना होगा तो कमेंट करके टॉपिक का नाम बता दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।